और इन लोगों के मुंहों पर तमाचा है। अगर फिर भी अगर समझेंगे नहीं तो ऐसे तमाचे आगे पड़ते ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमाना ने कर्नाटक बल्कि मुसलमाना ने हिंद और आप सबको जो है रमज़ान की मुबारकबाद, बल्कि आपको बहुत जल्द जो है ईद मुबारक भी कहना है। इस वक्त रमज़ान की तमाम बरकतों से मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में जो हालात इस वक्त हैं, ख़ासकर बीजेपी की हुकूमत नरेंद्र मोदी की जिस तरीक़े से वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, हम सब उसके मुखालिफत करते हैं। रियासत कर्नाटक में पिछले असम्बली में रियासती कांग्रेस हुकूमत इस बिल के ख़िलाफ़ इस बिल को नामंजूर करते हुए रेजोल्यूशन बिल पास किया है। हम उसका खैर मकदम करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी कर्नाटक में ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे, इसकी उम्मीद है। हाल ही में रियासत कर्नाटक की हुकूमत वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ज़मीर अहमद ख़ान मिनिस्टर साहब, नासिर हुसैन राज्यसभा MP और AICC जनरल सेक्रेटरी ने जो फ़ैसला लिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए, हम उसका भी इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ैसला लेकर कर्नाटक के मुसलमानों को एक अच्छा पैगाम दिया है। जैसा कि वक्फ बोर्ड की जो पहली मीटिंग हुई इलेक्शन के टाइम पर 6 मेंबरों ने उसका बायकॉट किया, 5 ने उसे सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जो मेंबर्स उस दिन गैर हाज़िर रहे उसमें 3 मेंबर्स हुकूमत की जानिब से नामज़द किए गए थे जो गैर हाज़िर रहे। एक मेंबर जो एक्स बार काउंसिल की तरफ से मुनक़िद हुए थे वो एब्सेंट रहे। NA हारिस आ गए थे बाद में। तो जिनको नामज़द किया गया था उनको कर्नाटक की हुकूमत और सिद्धरामैया साहब ने नामज़द किया था। अगर वो हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थे तो उनको चाहिए था कि या तो वो रिज़ाइन करें, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से नामज़द किए गए हुए थे, या नहीं तो किसी और कैंडिडेट को जो है नॉमिनेशन फाइल करा के उनको वोट डालते। पहली ही मीटिंग में उनका रवैया बहुत गलत रहा। इस ताल्लुक़ से हम जो है बाद रमज़ान की ईद के बाद जो है हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि इनको जो है इनके नॉमिनेशंस कैंसिल किए जाएं, रद्द किए जाएं। अगर ये अभी से हुकूमत के तरफ से जो नुमाइंदा खड़ा गया था उसके खिलाफ जा रहे हैं, उनको चाहिए थे कि कम से कम मीटिंग आए, मीटिंग आकर वो रिकॉर्ड कराते कि हम ये नुमाइंदे के साथ नहीं हैं, या किसी और नुमाइंदे को खड़ा करते। तो जो नुमाइंदे वो शिया मौलाना हो या दूसरे एक और, मैं उनको क्या मौलाना कहूँ क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम है, वो उस ताल्लुक़ से जो है अशरफ साहब बताएंगे। एक और
समाजी कारकुन जो पहले भी वक्फ बोर्ड में रहे, इनको तो अखलाकन इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना बाद रमज़ान की ईद के बाद जो है हम जो है इनको हुकूमत से और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड से गुजारिश करेंगे कि इनको फौरी तौर से जो है इनकी नॉमिनेशन टर्मिनेट करें। और वो जो एक्स इसके मेंबर थे बार काउंसिल के, उनका भी इलेक्शन कैसे हुआ, एडजस्टमेंट केस था। वो भी एक्स बार काउंसिल को ले रहे हैं, लेकिन एक्स एमपी का जो कोटा था उसको फिलअप नहीं किया। और ये सब जो एब्सेंट थे, इनकी वफादारी वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड की तरफ नहीं थी, अवकाफी जायदादों की हिफाजत करने की तरफ नहीं थी। इनकी पूरी वफादारी एक शख्स जो चेयरमैन बनना चाहता था उसके तरफ थी। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या इनसे हमें उम्मीद की जा सकती है? खासकर पिछली वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन थे, उनके दौरान जो भी वहाँ बदउनवानियाँ हुई हैं, उस ताल्लुक़ से हम ईद के बाद जो है पब्लिक के सामने लाएंगे। लगता है कि जो भी मेंबर्स उस वक्त थे वो उनके साथ थे, तो उन मेंबरों के खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगा। जी, अनवर बादशाह साहब के खिलाफ आप इल्जाम लगाए, जैसे इलेक्शन होगा सब कुछ खत्म होगा। जी, हम जो है एक बात खुलासा करना चाहते हैं कि हम ना अनवर बादशाह ना किसी पाशा के खिलाफ थे। हमारा मकसद यही था कि शीतलदुर्गा में 6 एकड़ ज़मीन जो ख़बरस्तान को 1987 में जो दी गई थी, वो हासिल करना हमारा मकसद था। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम दोबारा वहाँ जाएंगे और क्या क्या कार्रवाई करेंगे वो आप जो है अशरफ साहब आपको बताएंगे। आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि पर्सनल वेंडेटा काट रहे हैं, इट्स क्वेश्चन ऑफ सारगिल। क्या वो मेरे रिश्तेदार हैं या कोई दोस्ती थी उनसे, या वो कांग्रेस पार्टी में है या मेरे मुकाबले में थे पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए? वो वैसे वो हमारे उसके है भी नहीं। हमें किसी से पर्सनल कोई ये लेना देना नहीं है। जी, तो और दिनों में ये अवाम के सामने आप आएंगे? नहीं, ना सिर्फ अवाम के सामने आएंगे, लेकिन 6 एकड़ जो ख़बरस्तान की जगह है उससे वापस लेने के लिए है ना, बीच में जो है हमारे वहाँ जाके आने के बाद जो है कई चीज़ें हुई हैं। अशरफ साहब जो है उसके बिल्कुल इन डेप्थ जाकर जो है कई लोगों पर उन्होंने प्रेशर डाला है। वो हो सकता है आप बताएंगे, आपको या रमज़ान के बाद बताएंगे, मुझे नहीं मालूम, आप पूछिए उनसे। काफ़ी उन्होंने मेहनत की है उसके ऊपर। तो हम जो है उसे आगे बढ़ाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो आज का ज़माना ऐसा है, आपको 1 फीट ज़मीन नहीं देते। बीजेपी की हुकूमत जो है आपके ख़बरस्तानों पे, आपके मसाजिद पे, आपके दरगाहों पे, आपकी जायदादों को छीनने की कोशिश में लगी है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लेआउट बना दिया गया है, कॉलेज बना दी गई है, तो वहाँ का जो मुतवल्ली है, लेआउट जिसने डाला है और उसके साथ जिसके पास 11 साइटें हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इंशाल्लाह। जो अनवर के बारे में उनका रेजिग्नेशन भी आप डिमांड करेंगे कि उसे कहाँ से रेजिग्नेशन टर्मिनेट करना है? वो देखेंगे रमज़ान के बाद। अब नए चेयरमैन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? अली बाबा जो नए चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बने, देखिए, अली बाबा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आज तक ना अली बाबा से हमारी बातचीत हुई है, ना अली बाबा से हमारी मुलाकात हुई है। हमें एक अच्छा आदमी चाहिए जो वक्फ बोर्ड ठीक ठाक चलाए, अच्छे तरीके से चलाए, वक्फ एक्ट को जानकर वक्फ के ख़िलाफ़ ना जाएं। तो हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से चलाएंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि उनके साथ जो है जो मेंबर्स हैं वो साथ दे रहे हैं, मिनिस्टर भी उनको साथ देंगे। मेरे ख्याल से हाल ही में उन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, मैं कहीं देख रहा था।
तो अच्छा है। लेकिन जो मेंबर्स, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, पहली मीटिंग में गैर हाजिर रहे, जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो आ जाते हैं वापस दोबारा हाथ मिलाते हैं तो वो बात अलग है। आज पहले तो आपने क्यों ये किया? बैकआउट की। नहीं, वो आ भी जाएं तब भी जो है उनको बर्खास्त करना ही है, क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। रहेगा ना? तो ये डिमांड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ये भी रहेगा और भी रहेंगे। तो हालत है ये इस तो आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री में ऐसी हालत कि वो ये पहली मर्तबे ऐसा हुआ है वक्फ बोर्ड में। रियासत करना, और जो है अली बाबा जो है वो गुलबर्गा से हैं। वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स अब तक, मकसूद अली खान साहब और लईकुद्दीन साहब, ये बीदर से चेयरमैन हुए थे। उसके बाद हैदराबाद कर्नाटक से कोई नहीं हुए थे। ये पहली बार उनके बाद हुए हैं। ये तीसरे शख्स हैं जो हैदराबाद कर्नाटक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खारगे साहब का डिमांड वही था कि हमेशा जो है आप यहाँ इधर इस साइड के लोग ले जाते हैं, तो हमें चाहिए बोलकर। ठीक है, उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे जिस तरह इख्तलाफात हैं, और मैं बता रहा हूँ ना, रास्ता हमवार हो जाएगा जब इनको निकाल देंगे। जब इनको बरतरफ कर दिया जाएगा, रास्ता ऑटोमेटिक हमवार होगा और काम अच्छा चलेगा। तो नए मेंबर्स आने चाहिए इनकी जगह पर। बिल्कुल आने चाहिए। जो अरे ये किसे लॉयल है? ये एक शख्स को जिसको वो चेयरमैन बनाना चाहते थे। तो इनका मकसद जो है वक्फ का डेवलपमेंट नहीं है, एक शख्स का डेवलपमेंट। एक शख्स के साथ थे ये, उसकी लॉयल्टी। और जो है कुछ लोग, मैं समझता हूं, जमीर अहमद खान मिनिस्टर को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो उन्हीं के साथ है। उसमें से ये भी लोग हैं जिन्होंने उस दिन मीटिंग नहीं अटेंड की। वो भी जो है जमीर अहमद खान को डैमेज करने में लगे हुए हैं। और एक भी सब्जेक्ट और है, इंशाअल्लाह ये ईद के बाद जो है एक अहम सब्जेक्ट कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन का होगा। तफसील से जो है ईद के बाद हम मिलेंगे। ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार कीजिए ईद तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि रमज़ान मुबारक में आप सब रोज़दार हैं, रोज़े से हैं, फिर भी हमारी दावत पर आप शरीक रहे, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आपको, आपके अहले ख़ानदान को मेरी तरफ़ से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही साथ आलम के मुसलमानों को भी ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ख़ास करके हिंदुस्तानी मुसलमान और कर्नाटक के मुसलमानों को भी मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। अभी अभी जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद मुझे बोलने का कोई ज़्यादा मेरे पास कोई मवाद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी भी धांधलियाँ वक्फ बोर्ड में हो रही हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले 2 चेयरमैन जो आए यहाँ, 2 चेयरमैनों के बीच में जितने भी कार्रवाई हुई है, जितने भी वहाँ धांधलियाँ हुई हैं, वो सबकी इंक्वायरी होना चाहिए और कौन उसमें कसूरवार है उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है कि कुछ करप्ट ऑफिसर्स भी जो है ना इनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिल गए हैं और उन ऑफिसर्स की वजह ही जो है ना हमारे वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि मुसलमानों का नुकसान है। इनको वहाँ देखभाल के लिए रखा है, ना कि इनको लुटाने के लिए रखा है। ये आज लूट मार मचाए रखे हैं वहाँ। अनवर बादशाह साहब के ताल्लुक़ से आप पूछ रहे थे एक सवाल। अनवर बादशाह साहब की हैसियत ही क्या है? एक आदमी
के लिए सारी सरकार खड़ी है? किस लिए? एक ही आदमी था जिसके लिए मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि उन्हीं को होना है। क्यों होना है? इसके पीछे राज क्या है? ज़रा मिनिस्टर साहब खुले अल्फाज में बताएं कि राज क्या है। और सारे मेंबर्स को लेके आप कहाँ चले गए उस दिन रात को, जब सीएम साहब ने आपको एक मशवरा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसके बावजूद भी आपने प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि मैं रिज़ाइन भी कर दूंगा। तो रिज़ाइन कर दो, वक्फ बोर्ड का और मुसलमानों का भला तो हो जाएगा। रिज़ाइन करो। फिर ये धमकियां अपने पास रखो, काम करो। आपकी हैसियत, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की हैसियत है आपकी। एक 2B वाला जो सर्टिफिकेट जो तहसीलदार हमारे मुसलमानों को नहीं इशू कर रहा है, वो आप नहीं निकाल सके तो आपकी हैसियत ही क्या है कैबिनेट में रहने की? अब है क्या है आप? अब हमारे बच्चों के स्कूलों में जो है ना, उनको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। नौकरी में जाने के लिए सर्टिफिकेट 2B की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सारे कबीलों के नाम, हमारे सारे लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम उससे काट दिए गए हैं और तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देता है। कई बार कहने के बावजूद भी आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले, सबसे पहले हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाइए। एक सर्टिफिकेट आपसे वापस लेना नहीं। बीजेपी के दौर में जो है ना, सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मना किया था उन्होंने साले तहसीलदार को। तहसीलदार आज हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, हमारे एडमिशन में हमें कोई रियायत नहीं मिल रही है। आपको कहने के बावजूद भी आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आप खाली लूटमार पे बैठे हैं क्या? लूटमार मचा रहे हैं। करोड़ों लूट के अगर हजारों बांट दिए तो आप अपने आप को क्या समझ गए हैं? आप पहले जो मुसलमानों के मसाइल हैं उसका हल निकालो। आज तक आपने मुंह नहीं खोला मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से। कब तक आपको बर्दाश्त करें हम? आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं वहां। ज़मीर अहमद खान साहब, आप नाम से नुमाइंदे नहीं हैं, मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, अगर आपने नहीं की फिर देखिए हाल क्या होगा आपका। देखते हैं, ले जाके पूरी कौम को बिठा देंगे वहां। काम करने का सलीका सीखो, पहले काम जानो क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के। जो काम नहीं करना है वो काम करेंगे आप, जो काम करना है जायज काम है वो नहीं करेंगे आप। अभी सुन रहा था मैं, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा पहला मिनिस्टर औकाफ का हम लोगों ने देखा, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, कि जो औकाफ में भी जो है ना रिश्वत लेता है, औकाफ के कामों में भी रिश्वत लेने वाला पहला मिनिस्टर मुसलमान मिनिस्टर है जो हज का इंचार्ज है। अब ये लोग बोल रहे हैं आजकल बाहर। आपको सबसे पहले मसाइलों का हल निकालना है, मसलों की तरफ आपको देखना है सबसे पहले। हमारा कोई मसला सरकार बनने के बाद 2.5 साल हो रहे हैं, आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। तो तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है वहाँ बैठने की? जब आप मसलों का हल नहीं निकाल सकते तो आपकी ज़रूरत क्या है वहाँ? क्या मुसलमानों के वोट ऐसे ही हैं क्या? चाहे देखिए, यहाँ चाहे AICC हो जाए, यहाँ चाहे सिद्धरामैया जी हो जाए, कोई भी हो जाए, जब हमारा काम नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ जाएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है? जब हमारे वोट की ज़रूरत है तो आप वोटों के लिए हर चीज़ की ये देते हैं, हमें कह देते हैं कि हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, कब तक हम इंतज़ार करें? हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मसाजिदों का सवाल है ना। आज तक ना इसके ऊपर कोई भी मुसलमानों के मसाइल पे काम किया। 5-5 साल हो गए हमारे बच्चे जेलों में हैं और आप मजे लूट रहे हैं। 2 नुमाइंदों की ज़रूरत, 2 नुमाइंदे की ज़रूरत ही क्या है हमें? जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको रहने का भी हक नहीं है वहां। अब रहा वक्फ बोर्ड में जिन लोगों का इंतखाब इन्होंने किया है, 3 लोगों का जो नॉमिनेट किए हैं, शिया मौलाना एक हैं और खालिद साहब एक हैं। खालिद साहब क्या हैं भाई? जिस एक्ट के तहत, जिस सेक्शन के तहत इनको जो नॉमिनेट किया गया है
उसी सेक्शन में इनको हाईकोर्ट ने इनको ये किया है, डिसमिस किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया है। उसी सेक्शन के अंदर फिर इनको नॉमिनेट कराते हैं। औकाफ का सेक्शन खुली तरह से कहता है कि ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके कहने पे सरकार नॉमिनेट कर रही है इनको? और कोई मुसलमान नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस डिस्क्वालीफाई पर्सन को क्यों नॉमिनेट करेगी दोबारा? यह बदनामी सरकार की होगी। अगर कोई कोर्ट में जाके सवाल करेगा तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी। एक और मौलाना को उनकी अभी दास्तान आने जा रही है। अभी मैं हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन को मैंने चिट्ठी लिख रही, आज शायद चले जाएगी चिट्ठी। उसमें हमने डिमांड किया है कि फौरी तौर पर जो मौलाना हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में उनको नॉमिनेट किए हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनियत से उनको खारिज करो, हटाओ फौरी तौर पर। अगर नहीं हटाने की सूरत में हम जो है ना उस मौलाना के खिलाफ पूरी तरह से एहतजाज करेंगे और उस मौलाना की दास्तान सुनाएंगे। अभी रमज़ान है इसलिए हम खामोश हैं। रमज़ान के बाद मौलाना का असली नाम बोलो। मौलाना का असली नाम है ना, सबको मालूम है। मौलाना आप ही बोलो। नहीं, सबको मालूम है। नामजद किए हुए मौलाना बनी। अच्छा, जब नामजदी होती है किस मौलाना की, एक तो हमने बता दिया आपको, लेकिन ऐसे लोगों को आप नॉमिनेट कर रहे हैं और दूसरे आधारों में मुसलमानों के कौन से लोग हैं भाई, यह बताइए। आप लोग जानते भी हैं, गुंडे बदमाश, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से गुंडे बदमाशों को। सरकार का यह काम होना नहीं चाहिए। सरकार जिसको चाहिए उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकती, गुंडे बदमाशों को प्रोटोकॉल दे रही है आज सरकार। अच्छे लोगों को लाओ, लोग तारीफ करें कि भाई इस जिस जगह भी लाए हैं, जिसको भी सदर बनाया है, जिसको भी चेयरमैन बनाया है, वह काबिल है उसके, लोग तारीफ करना चाहिए। ये नहीं अपने पट्टुओं को, अपने साथ फिरने वालों को, अपने साथ अपनी जयकारा लगाने वालों को आप ले जाके जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के वो भी आप बिठा रहे हैं। कब तक? रहा मामला जैसे कि हमारे इन्होंने कहा, उबैदुल्ला शरीफ साहब ने कहा कि जो चित्रदुर्गा का मामला है, देखिए आप, मैंने नसीर अहमद साहब खुलकर कहा, नसीर अहमद साहब का मेरे पास 2-3 मरतबा फ़ोन आया, मैंने उनसे खुलकर कहा देखिए आप इलेक्शन करा लीजिए, आप किसी को भी चेयरमैन बनाइएगा, ये मेरा कोई ये नहीं है, आप करिएगा, लेकिन 15 तारीख से पहले सर्वे नंबर 24, 25, 23, 24, 25, सर्वे नंबर 11 और सर्वे नंबर 14 का ये कराइए, सर्वे कराइए। उसके बाद आप किसी को भी बना लीजिए, हमारा मतलब नहीं है। मैंने खुल के कहा उनको, उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा, ये 13 तारीख का मैसेज था। 13 तारीख को नसीर साहब एक मैसेज भेज रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने मिनिस्टर से बात कर ली है, मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे चुका है, वो फौरी तौर पर सर्वे कराएंगे। ये मैसेज मेरे पास है उनका, ये 13 तारीख का मैसेज है। इंस्ट्रक्शन हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय द चीफ सेक्रेटरी टू सर्वे द सेम लैंड, जो हमने डिमांड की थी उसके, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ। नसीर अहमद साहब, आप क्या बताना चाहते हैं? जब आपने, मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन कैरी क्यों नहीं हुई अब तक? तो इसका यह मतलब हुआ कि आप बहुत कमजोर हैं। ऑफिसर जब आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि ऑफिसर्स आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। आपको काम लेना नहीं आता, सरकार चला रहे हैं, आपको काम लेना नहीं आता। किसी भी ऑफिसर की इतनी हिम्मत कि मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन को ये करे, इग्नोर करे। ये 13 तारीख का है, आज कितने तारीख हो गए भाई? 25। क्यों नहीं हुआ? 15 तारीख से पहले की बात हुई थी, 25 तारीख हो गए, खामोश क्यों हैं आप? कब तक खामोशी, कब तक?
अपनी मनमानी करते रहेंगे या खौफ की तरफ भी देखेंगे आप? हम खुद गए, मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब चित्तलदुर्ग जाके हमने देखा, वहां जो है ना आधा एकड़ भी हमारी जमीन नहीं है, 6 एकड़ जमीन हुई है। हम तो मांग क्या कर रहे हैं, हमारी जमीन कहाँ है, हमने आइडेंटिफाई करके दो। तो आइडेंटिफाई कर देने में आपको क्या मुश्किल आ रही है? दूसरों का अगर होता तो कोई आपके चाहने वाला, जानने वाला या आपके साथ घूमने फिरने वाला होता ना, अगर वो बोलता तो तहसीलदार को बुला के आप इंस्ट्रक्शन देते थे कल तक काम होना है बोल के, क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है ना, मुसलमानों के कब्रिस्तान का मामला है, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप में दिलचस्पी होती तो फौरी तौर पर आप कार्रवाई करते, आप में सीरियसनेस होता तो। मुझे लगता है नसीर अहमद साहब भी सीरियस नहीं है। आप इतने सीनियर हैं, 90s में आप मिनिस्टर रहे हैं और जूनियरों के पीछे खड़े दिखते हैं आप, शर्म की बात है हमें। पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम 90 में आप मिनिस्टर, आप नजर आते हैं सीनियर्स जूनियर्स के पीछे खड़े नजर आते हैं आप। अगर आप अपना इसे असर्ट करना है तो असर्ट कर लो, और कौम के कामों में सबसे पहले पूरी दिलचस्पी दिखा के कौम का काम करो पहले। ये ज्यादातर नहीं चलता, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना 90% कांग्रेस को वोट किए हैं। हमें बदलना भी आता है, बनाना भी आता है, बदलना भी आता है। इस भरोसे मत रहिएगा, हम खामोश नहीं हैं। रमज़ान के बाद जो है ना एक बहुत बड़ी ये शुरू होगी, तब्दीली होगी भी। अब तब्दीली कराने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। अभी हाल में इनका जो चुनाव हुआ है हमारे अली बाबा साहब का, एक अच्छा चुनाव है, अच्छे आदमी को उन्होंने मुंतखब किया है और कई लोग उसमें जो है ना बाइकाट किए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बाइकाट उनको दर्ज कराना चाहिए था, बाइकाट उनको बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जाके दर्ज कराना चाहिए था कि हम बाइकाट कर रहे हैं। तो ये जो है ना अपने अपने घरों में रह गए या कहीं एक ग्रुप बन के रह गए थे वो लोग, और जो कुछ भी हुआ, जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब हुआ, उसमें एक अल्लाह ताला ने एक हाफिज़ को मुंतखब किया है। अभी मैं सुन रहा था जनाब CM इब्राहिम साहब कह रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में जो है ना तमाम शैतानों को क़ैद कर दिया गया था, इसलिए अच्छा इंतखाब हुआ। मैं आगे और 1-2 सेंटेंस में जोड़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने शैतानों को नहीं, शैतानी सिफत के लीडरों को भी उन्होंने अल्लाह ताला ने क़ैद कर दिया। शैतानी सिफत के लोगों को भी अल्लाह ताला ने क़ैद किया था। अब शैतानी सिफत कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता, मैं ज़रा मोटी उर्दू में भी बोल रहा हूँ। शैतानी सिफत बोले तो फिर उनको ढूंढना पड़ता है, लग़ात लेना पड़ता है, किसी माहिर उर्दूदान को पूछना पड़ता है। इसलिए मैं शैतानी फितरत के लोगों को भी अल्लाह ताला ने क़ैद कर दिया था, तब जाके एक अच्छे इंसान का इंतखाब हुआ। तो ये इनके लिए एक सबक है। सारी इन्होंने कार्रवाई ये की, एक तरफा कार्रवाई इन्होंने की एक इंसान के लिए, लेकिन जो कुछ भी फैसला आया वो कुदरती फैसला था। कुदरत ने फैसला किया, ये किसी आम आदमी का फैसला नहीं था। ये कुदरत को पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आइन वक्त पे जो है ना फैसला आया कुदरत का, और इन लोगों के मुंहों पर तमाचा है ये। अगर फिर भी अगर समझेंगे नहीं तो ऐसे तमाचे आगे पड़ते ही रहेंगे। इनको समझ जाना चाहिए, और समझ के जिस कौम की आप ये कर रहे हैं, कौम के रहनुमा बन के वहाँ जो बैठे हैं, आपको कौम की तरफ, कौम के कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ना देने की सूरत में फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, फिर आप हम लोगों को बदनाम नहीं करेंगे।